नहीं, ये तो ऐसी बस कल वाली लाइट्स ओपन ही रहने दें। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। माइक जी, ऑनलाइन वालों, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, क्योंकि आज शुरू में डे स्टार्ट पे आप लोगों का कैंपस इनसाइट अपडेटेड नहीं था, फिर आईटी वाले हजरात आए, उन्होंने जो है वो कैंपस इनसाइट को अपडेट किया है, तो अब होपफुली ऑनलाइन वाले हजरात जो है वो हमारे पास आ चुके हैं वापस। तो ऑनलाइन वाले हजरात, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर हैं तो काइंडली बता दें। जी, आपको साथ लेने के चक्कर में क्लास वाले सारे बच्चे 15 मिनट से सेक्रीफाइस करके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हमारे ऑनलाइन वाले भाई और बहनें जो है वो क्लास नहीं ले पा रहे। अच्छा, मैंने ऑनलाइन वाले भाई कहा तो उस पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन वाली बहनें कहा तो उस पर जो है वो अवाम में एक अजीबोगरीब सी वो घबराहट और बेचैनी पाई गई। जब ऑनलाइन वाले जो मेल हजरात हैं वो भाई हैं सारे, तो जो फीमेल्स हैं वो बहन क्यों नहीं है? खुशी की लहर दौड़ गई। आपको अच्छा लगा कि मतलब आपकी बहनें, आपके भाई मिलके क्लास ले रहे हैं। पता है ये एटीट्यूड बड़ा जरूरी है। मतलब आपको कोई लेना देना नहीं ऑनलाइन में जो बैठे मर्द हजरात हैं या जो खवातीन हजरात हैं, तो जो मर्द हजरात वहां बैठे हैं उनको भाई कहने में अगर अच्छा है कि वो भाई हैं और उनका ख्याल करना है, तो ऑनलाइन में अगर कुछ फीमेल्स हैं तो उनको बहन कहने में क्या बुराई है? तो वो वही बात है कि वो जब भाई पे आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, जब बहन पे वो आया, ये बड़ा जरूरी है। पता है हमारी भी तो बहन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास ले रही होगी, उसके बारे में भी अगर ये कहा जा रहा हो कि वो बहन है, तो मेरे ख्याल में एक माशरती तौर पे ओवरऑल हमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मतलब थोड़ा डिसेंसी होनी चाहिए इन सारी चीजों में। जी, तो पॉइंट यही है कि आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा तहजीब और तमद्दुन का मुजाहिरा करना है, और एज अ ह्यूमन बीइंग कल को आप फर्म में जाएंगे, आपके साथ फीमेल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होंगी, कल को आप प्रोफेशनल लाइफ में जॉब कर रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द कुछ फीमेल्स होंगी जो कि वो भी वर्किंग प्रोफेशन में होंगी, तो ऐसे में ये बड़ा सबसे सेफ और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उनको भी वही एहतराम की नजर से देखें जिस तरह से आप अपने भाइयों को देखते हैं। पता है मतलब अपने आप को साफ करना सबसे आसान है। पूरे माशरे को हम बुरा कहते रहे क्योंकि माशरा हम सारे इंडिविजुअल से मिलके बना है, तो अगर हम सब अपने तौर पे अपनी नजरों को साफ रखें, हम लोग अपने तौर पे एक अदब और एहतराम का दर्जा दें जो फीमेल्स हैं उनको भी, तो ऑटोमेटिकली माशरा साफ होगा और कल को इसका इम्पैक्ट हमारी बहनों को, हमारी बीवियों को, हमारी बेटियों तक भी पहुंचेगा। तो थोड़ा सा मतलब इसमें ना हम सबको माशरती तौर पे ओवरऑल अपनी थोड़ी सी इस्लाह करनी है, अपनी अप्रोच थोड़ी सी पॉजिटिव रखनी है। ऑल्दो हम लॉ पढ़ने इकट्ठे हुए हुए, आपको बातें अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन दिस इज गुड। सम टाइम जो है ना इस पे सोच लेना चाहिए कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और इससे माशरा बेहतरी की तरफ जाता है, तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं जाता। जब आप हर जेंडर को, हर किसी को उसका ड्यू रिगार्ड देते हैं ना, तो उससे ऑटोमेटिकली चीजें इंप्रूव होती हैं। ले जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन वाले हजरात, सर क्या कोई इंसिडेंस हुआ? लें जी भाई, एक अलग दुनिया में। असल में मैंने ऑनलाइन वाले भाई और बहन कहा तो उसके बाद जो है वो क्लास में एक बेचैनी मुझे नजर आई, तो इसलिए मैं उसको वो कर रहा था कि ये एक अच्छी बात है। तो पता नहीं आप लोग इसको क्यों। तो हम लोगों ने लास्ट वीक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा, बड़ा मजेदार सा शरारती सा कानून था, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया हुआ था। टेक्निकली हमें प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जिस दिन समझ आ गया उस दिन सारी कहानी इजी हो गई थी, और उसके लिए हमने बाबे की कहानी यूज की थी। देन हम थोड़ा सा आगे बढ़े, चेक के ऊपर बात की, चेक के बेसिक एसेंशियल्स वगैरह आप लोगों ने देखे, और मैंने इसके ऊपर आपको क्रॉसिंग और जो क्लियरिंग और जो ओवर द काउंटर है इसका पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की थी।
आपकी किताब में कहीं भी ये प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आपको पता लग जाए। चेक के अंदर आगे कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिसमें आप परेशान होंगे कि ये वर्ड इस तरह से क्यों है, इसका ये मतलब क्यों है। तो जब ये सारी चीजें हमें समझ आ गई हैं तो हमारे लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। छोटा सा मासूम सा चैप्टर है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, और खासतौर पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद ये बहुत ज्यादा साइंस नहीं है। लास्ट डे हम लोगों ने फ्राइडे को सिर्फ वो वाला प्रोसेस पढ़ा है, ऐसे ही है, क्लियरिंग और ओवर द काउंटर वाला। और उससे पहले हमने एसेंशियल देखे थे, जो कि हमें कोई नई चीज नजर नहीं आई, सिर्फ दो चीजें डिफरेंट होती हैं चेक में बिल ऑफ एक्सचेंज से, हमने उसको समझने की कोशिश की थी। मुझे बताइए उस प्रोसेस में कोई सवाल है तो बताएं। उस प्रोसेस में एक भाई का सवाल, पिछले चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सवाल है, पूछ ले चले। ओहो, अच्छा पास पेपर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आते हैं इसकी तरफ। इस वीक के एंड पे ना मेरा प्लान है कि अब हम पास पेपर्स की तरफ आए। हम लोगों के दो जोन में सिलेबस डिवाइड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें 9 चैप्टर्स हैं, और एक अदर लॉज है। एक वैसे छोटा सा वो भी है, चैप्टर 1 भी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से रटे वाले सवाल हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जहां लॉजिकल सवाल हैं। हमने पार्टनरशिप में एक दो चैप्टर्स के सवाल देखने की कोशिश की थी। अभी हम जब ये वाला पोर्शन खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर 1 और ये जो चैप्टर 14-15 है इसके पास पेपर देखें। 16, 17, 18 में पास पेपर है ही नहीं। इससे क्या होगा, हम एक ट्रैक पे चल पड़ेंगे। फिर जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ रहे होंगे पोस्ट वाले बच्चों के साथ, तो हम साथ साथ हर चैप्टर के पास पेपर भी देखते चले जाएंगे। क्योंकि शुरू में अभी सिलेबस बिल्ड हो रहा था, उस वक्त किताब भी सही से ICAP की नहीं आई हुई थी, उसमें भी बार बार चेंजेस वगैरह हो रही थी, तो इसलिए हम शुरू में पास पेपर्स को थोड़ा सा होल्ड करते चले गए थे। तो अब हम पास पेपर्स को साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, और ऑनवर्ड जो है वो बाय द एंड ऑफ सेशन हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हमारे पास पेपर्स भी सारे के सारे डिस्कस हुए इंशाल्लाह। जी, चेक से रिलेटेड, चेक के प्रोसेस से रिलेटेड, ओवर द काउंटर के अल्फाज क्लियर है, क्लियरिंग के अल्फाज क्लियर है। क्लियरिंग में एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे देता है, इंसान को पैसे नहीं देता, और ओवर द काउंटर में इंसान को पैसे देता है। ओवर द काउंटर के लिए किस बैंक के पास जाना होता है? जिस बैंक में अकाउंट है उसका, जो ड्रॉर जिस बैंक का है उस बैंक के पास हमने जाना है और उसको कहना है भाई आप हमें कैश कर दें। और क्लियरिंग के लिए किसके पास जाएं? अपने बैंक के पास। मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, मैंने किसी से पेमेंट ली है, मैं अपने बैंक को जाके चेक दूंगा, वो बैंक ड्रॉर के बैंक से पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डलवा देगा, क्रेडिट कर देगा। अब वो उनका मसला है, मैं चेक जमा कराने के 2-3 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। वो जो प्रोसेस है उसको हम क्लियरिंग कहते हैं, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से जाके पैसे मांगता है। अब या तो वो फिजिकल पैसे देगा या वो ऑनलाइन एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ऑनलाइन में कोई सवाल? जी एक मिनट, बेचारा ने दुखी होके कहा सर हम ऑनलाइन वालों को पास पेपर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट टेक के। जी बिल्कुल, वो आपका राइट है, वो आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये बात हम नोट कर लेते हैं। हम नोट कर लेते हैं कि हम पास पेपर्स के जब इन्हें वो करवाएं, सवाल कराएं, तो वो हम इनको ऑनलाइन वालों को भी दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट टेक के। ठीक है, ये आपका हमने पॉइंट नोट कर लिया। इंतजामिया के पास मैंने मजीद इंदराज भी करा दिया है। सर कॉन्ट्रैक्ट टेक दोबारा कब स्टार्ट करना है? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है, एक आध और सवाल नहीं आया हुआ था, एक खातून ने कुछ कमेंट्स भेजे थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बात बड़ी जरूरी है, मैं अपने छोटे भाई को भी मैं इसी तरह से सिखाती हूँ कि आप इस तरह से करें, और वाकई ऐसे ही है। मतलब ये पता नहीं क्यों कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे डिस्कशन नहीं होती, शर्म की वजह से या कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तरबियत में शामिल होनी चाहिए। ये बात टीचर्स को भी बीच में मौका मिलते हुए कह देनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे और आप हमें सुनते हैं तो कभी कभी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस तरह की बात आपसे करें जो आपको भी काम आए और ओवरऑल माशरे की इस्लाह भी हो। चलें जी सर, अगर पेई, एक और आखिरी सवाल है हमारे पास। सर अगर पेई अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाना चाहे और उसका बैंक भी ड्रॉर वाला बैंक हो, तब भी क्लियरिंग होगी? जी कहलाएगी वो भी क्लियरिंग, लेकिन वो फौरन से हो जाएगी। अगर सवाल ये है कि अगर पेई अपने बैंक में जमा करवा रहा है और ये वही बैंक है जो ड्रॉर का बैंक है, दोनों का एमसीबी में अकाउंट है, उसने एमसीबी का ही चेक दिया और ये क्लियरिंग कराने एमसीबी ही पहुंच गया, तो एमसीबी इससे चेक लेगा
उस टाइम पे किसी और बैंक को नहीं भेजेगा, अपने पास सिस्टम में देखिएगा, एमसीबी का चेक है, सिस्टम में खुद ही से लॉगिन करके देखेंगे कि क्या अमाउंट अवेलेबल है, उस बंदे के अकाउंट से उतना माइनस कर देंगे, इस बंदे के अकाउंट में उतना ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कहलाएगी ये भी क्लियरिंग, क्योंकि इसने चेक क्लियर कराया है, बैंक के सिस्टम में क्लियर करवाया, एनकैश नहीं करवाया। ओवर द काउंटर या एनकैश का मतलब है आपको कागज देने के बदले हाथ में कुछ रुपए पैसे वापस आए। डन। सही है, ओवर द काउंटर के अंदर कुछ बैंक का नेम होना जरूरी है, उसकी किसी भी ब्रांच का? जी, ओवर द काउंटर में आप उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। बहुत पुराने जमाने में 1881 वाले टाइम पे ऐसा होता था कि आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ता था जिसका नाम लिखा होता था, दूसरी ब्रांच वाले चाहे तो ओके कर दें, चाहे तो रिफ्यूज कर दें। लेकिन अब आजकल के दौर में किसी भी ब्रांच में आप चले जाएं, वहां से एनकैश हो जाएगा, उसी बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं, वो एनकैश कर देंगे। हाँ, कई दफा बड़ी अमाउंट का चेक होता है तो वो थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं कि जी आप अपनी वाली ब्रांच में क्यों नहीं गए, ये तो 25 लाख का चेक है, 25 लाख अब हम कैश कहां से वो करें, तो कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन लीगली दे आर बाउंड कि वो आपको वो चेक एनकैश करके दें। तो इसका मतलब है जिस बैंक का चेक होगा वो सिर्फ उसी बैंक के अंदर ही चल सकता है, किसी और? जी, जिस बैंक का चेक होगा उसी बैंक से कैश हो सकता है। जमा करवाना है तो आप किसी में भी जमा करा दें, असल में आपको तो नहीं पता पीछे क्या कहानी हुई, आपने तो अपने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बाद में क्या, आपका बैंक भी असूलन उसी बैंक के पास गया और उससे जाके पैसे मांग रहा है। इनकैश सेम बैंक से होगा, डिपॉजिट किसी डिफरेंट बैंक में भी करवाया जा सकता है। तो जिसको आप डिपॉजिट करा रहे हैं वो आपका कलेक्टिंग बैंक कहलाएगा कि उसने कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे, और जो उसका बैंक है वो क्लियरिंग करने वाला बैंक कहलाएगा, ड्रॉई कहलाएगा। डन। चेक हमें समझ आया। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़े से फर्क हमने देखे थे, लेकिन ज्यादा वाज़ेह फर्क अगर हमने देखने हो जी, जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट अगर ग्रुप में भेज दिया जाए, एक भाई ने फरमाइश की, ऑनलाइन वाले भाइयों थोड़ी सी आपको मदद करनी होगी, सामने जो डायग्राम है इसकी एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, स्क्रीनशॉट लेके आप जरा ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, लेकिन उनका ग्रुप और आपका ग्रुप भी फर्क होगा। ठीक है जी, फिर हमारी वाली टीम वहां पे मदद करेगी, हमारी वाली टीम। ये जो सामने स्क्रीन है अगर इसका स्क्रीनशॉट आप वहां से लेके सारे ग्रुप में भेज दें, ठीक हो गया जी, मामला हल हो गया। अब सारे मतलब सारे फिजिकल ऑनलाइन ठीक हो गया। डन। चेक के हम डिफरेंसेस देख रहे थे, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के, हमने एसेंशियल्स पढ़ते हुए तो देख लिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन किताब ने थोड़ी सी बहस की है, देख लेते हैं किताब की बात। ये वाला टेबल हमने छोड़ दिया था, मेरा बड़ा मूड था, लेकिन आप लोग फ्राइडे वाले दिन जो है ना काफी ज्यादा घबराहट का शिकार थे। चेक हमेशा बैंकर पे होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज बैंकर पे भी हो सकता है और किसी और पे भी हो सकता है, ऐसे ही है। ड्रॉइंग, चेक में हमेशा बैंक होगा, जबकि दूसरी जगह बैंक भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड है, इसको आप वो नहीं कर सकते, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ऑन डिमांड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगेन ये सारे फर्क आपको पता है, सिर्फ एक दफा टेबल देखने से। अच्छा, एक्सेप्टेंस, चेक पे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस चाहिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि चेक पे पहले से प्री प्रिंटेड बैंक का वो आ रहा है, तो इसलिए हमें वहां एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प पेपर के साथ होता है, प्रॉपर्ली स्टैम्प, इसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैम्प और वो जो जैसे वो उसी का नवीस लिखते हैं वो होना चाहिए, लेकिन चेक क्योंकि खास प्री प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होता है तो इसको स्टैम्प पेपर वगैरह की जरूरत नहीं होती। देन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, वो एक्सेप्शन याद करें, सेक्शन 35 एक्सेप्शन स्टेट बैंक। A bill drawn payable to bearer on demand is absolutely void. फर्स्ट टाइम जो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड है, बाद में लेटर वो एंडोर्समेंट से हो सकता है, बाद में ये काम हो सकता है, शुरू में ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अ चेक ड्रॉन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड इज वैलिड, चेक में ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्शन थी, चेक में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टेक्निकली वो बस बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें बता के कह रहे हैं, ये वाली बातें चेक में इस तरह से नहीं होती। स्टॉपिंग द पेमेंट, पेमेंट कैन नॉट बी स्टॉप बाय द ड्रॉर, ड्रॉर ने एक दफा कागज दे दिया, अब उसके बाद जो भी कागज लेके आएगा वो पैसे ले जाएगा। चेक में कई दफा क्या होता है, एक बंदे को अगर पता लग जाए उसका चेक चोरी हो गया,
ये एक बंदे को पता लग जाए, आपने किसी बंदे को पेमेंट की थी, आगे से उसने आपके साथ फ्रॉड किया और आपको ये पता है उसने चेक अभी तक जमा नहीं कराया, आप बैंक को कॉल करके उन्हें कह सकते हैं मेरा चेक नंबर फलाना आप लोगों ने इनकैश नहीं करना, आप अपनी पेमेंट को स्टॉप करा सकते हैं, रुकवा सकते हैं। तो चेक इशू होने के बाद उसकी पेमेंट रुकवाई जा सकती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने एक दफा इशू कर दिया तो बस आप लीगली बाउंड है और आप उसको लाजमी जमा कराएंगे। देन क्रॉसिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस नहीं हो सकता जबकि चेक क्रॉस हो सकता है। कुछ याद है? यस सर। दो लाइंस लगाते हैं। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में जो मजाक था ही नहीं ना कि या इनकैश करा लें या अपने बैंक में जमा करा लें, वो तो हमेशा इनकैश होता है। तो उसमें तो फीचर ही एक ही है कि वो दिखाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला बंदा असल बंदे के पास आएगा, ड्रॉई के पास पैसे मांगेगा, वो नहीं देगा तो ड्रॉर के पास चला जाएगा। चेक के अंदर हमने देखा था कि दो तरीके के फीचर हैं, डिपॉजिट भी हो सकता है एंड कैश भी हो सकता है। तो चेक के ऊपर अगर हम क्रॉस कर दें, चेक की हम क्रॉसिंग कर दें तो फिर चेक सिर्फ बैंक में जमा हो सकता है, कैश नहीं हो सकता। डन? क्रॉसिंग के ऊपर डिटेल हमने पढ़नी है। अब मुझे बताएं इरादा क्या? चैप्टर में जो आगे बातें हैं वो तकरीबन 2 सफे की हैं, उसमें भी 1 सफे पे टेबल बना हुआ है, तो खत्म कर दें फिर, फड़का फड़कू के रख देते हैं, हो जाए। आज फिर आप तैयार बैठे, कितने अरसे से हमने कुछ अच्छा नहीं पढ़ा। फ्राइडे को भी ऐसे ही बस वो सारा समझा था, आखिरी थर्सडे वाले दिन हमने जरा ज्यादा पढ़ाई की थी, वो भी ज्यादा थोड़ी थी, बीच बीच में से थोड़ी सी चीजें थी। हो जाए जी सर, कंप्लीट द चैप्टर। भाई की तरफ से फाइनल इंस्ट्रक्शंस आ गई, उन्होंने कहा सर पढ़ा दें। नहीं ये भाई क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक को क्रॉस करना। A check is said to be crossed when it bears across its face two parallel transverse lines. चेक को कहते हैं कि वो क्रॉस हो गया जब उसके फेस पे 2 बराबर लाइनें नजर आ रही हों, which are usually drawn on the left hand top corner of the check. चेक के लेफ्ट पे टॉप पे अगर आप इस तरह से 2 लाइंस लगाते हैं तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि चेक हो गया क्रॉस। पर्पज ऑफ क्रॉसिंग इज टू डायरेक्ट द ड्रॉई, बैंकर को ये हुक्म दे रहे हैं, क्रॉसिंग का मतलब है आप अपने बैंकर को कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टू पे द अमाउंट, कि ये अमाउंट आपने पे करनी है, किसको? ओनली टू अ बैंकर, किसी इंसान को कैश नहीं देना। जब आप क्रॉस कर देंगे तो ये सिर्फ बैंक में जमा हो सकता है, यानी कि पेई का बैंक ड्रॉई से आके पैसे मांगेगा। तो बैंक से पैसे मांगते हैं क्लियरिंग में, इंसान बैंक से कब पैसे मांगता है? ओवर द काउंटर में, इनकैशमेंट में। तो चेक को क्रॉस करने का आसान तर्जुमा हुआ कि आपने उसमें से ओवर द काउंटर का फीचर छीन लिया। ये चेक इनकैश नहीं हो सकता, ये चेक के पैसे इंसान नहीं ले सकता, कौन ले सकता है? बैंक। तो उन्होंने उस जुमले को यूं करके लिखा कि क्रॉसिंग का मतलब है कि आप अपने बैंक को, ये ड्रॉई को ये कह रहे हैं कि तुमने ये अमाउंट सिर्फ बैंक को देनी है, ताकि ये प्रॉपर ट्रेस हो सके कि कहां से किसके पास गया। याद है हमने क्रॉसिंग की बात की थी, क्रॉसिंग का मतलब है कि ट्रेस हो जाए कि वो किस बंदे ने पेमेंट करवाई थी, किसके अकाउंट में चला गया। तो क्रॉसिंग का मतलब है चेक में से वो फीचर छीन लेना जिससे वो ओवर द काउंटर होता था, अब ये चेक सिर्फ बैंक में जमा हो सकता है। डन? क्रॉसिंग की 3-4 तरह की किस्में, छोटी छोटी सी आसान सी। जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, ये जो मैंने आपको बात बताई थी ना, इस तरह से करके डबल लाइंस लगा दें, ये जनरल क्रॉसिंग होती है। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है जो नॉर्मल क्रॉसिंग है कि आपने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा, उस पे डबल लाइंस लगा दी। कई दफा आप डबल लाइंस के बीच में एंड कंपनी लिख देते हैं, एंड कंपनी, यहां आपने दरमियान में लिख दिया एंड कंपनी, और कई दफा ये नहीं भी लिखते, आप 2 लाइंस लगा दें या 2 लाइंस के दरमियान में एंड कंपनी लिख दें, आप इनमें से कुछ भी करें। यहाँ पे 2 कॉलम है, पहला कॉलम बता रहे ये वाली क्रॉसिंग कैसे होगी। क्रॉसिंग का क्या नाम है? जनरल क्रॉसिंग, सादा वाली क्रॉसिंग। सादा वाली क्रॉसिंग में क्या है, आपने एंड कंपनी या कोई भी एब्रिविएशन, इस तरह के कुछ भी अल्फाज लिख दें बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। मजे की बात है आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी जनरल क्रॉसिंग है, मतलब डबल लाइंस लगा दें और बीच में कुछ ना लिखें, या डबल लाइंस लगा के एंड कंपनी लिख दें,
या इस तरह के कोई अल्फाज लिखें तो ये जनरल क्रॉसिंग बन जाएगी। जनरल क्रॉसिंग से क्या होगा, इसको बैंक के अलावा किसी और को नहीं दिया जा सकता। मतलब जनरल क्रॉसिंग वही क्रॉसिंग है जो हमने अभी सादा समझी थी थोड़ी देर पहले। एक स्टेप ऊपर चलते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, इसमें नेम ऑफ द बैंकर लिख दिया जाता है। ये ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट बना और यहां लिखा गया एमसीबी। उन दो लाइंस के बीच में मैंने लिख दिया है एमसीबी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शख्स को पेमेंट करनी थी और उससे मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा बैंक अकाउंट कौन सा है। उसने कहा जी मेरे एमसीबी में बैंक अकाउंट खुला हुआ है। अब मेरा हबीब बैंक में, मैं ड्रॉ हूं, मैंने चेक बनाना है, मेरा बैंक है हबीब बैंक। उससे मैंने पूछा, पेई से पूछा तुम्हारा कौन सा बैंक है, उसने कहा एमसीबी। तो मैंने कहा चलो एक तो मैं क्रॉस कर रहा हूं, पहली प्रोटेक्शन कि ये सर बैंक में जमा हो। दूसरा मैं क्रॉस को स्पेशल वाला क्रॉस कर रहा हूं। दो लाइंस के बीच में मैंने लिख दिया एमसीबी। इसका मतलब है ये चेक सिर्फ एमसीबी नामी बैंक में जमा हो सकता है। यानी कि अब अगर वो चेक इधर उधर भी हो जाए तो नंबर वन वो कैश नहीं हो सकता, नंबर टू अगर उसे बैंक में भी जमा कराया जाए तो वो एक ही बैंक है जिसमें जमा हो सकता है, वो कौन सा है, एमसीबी। इसको कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि बस क्रॉसिंग हो गई, क्रॉसिंग का मतलब है कि ये सिर्फ बैंक में जमा होगा और कहीं नहीं होगा। स्पेशल क्रॉसिंग का क्या मतलब हुआ, ये सिर्फ एक खास बैंक में जमा होगा जिसका नाम लिखा हुआ है। तो ये क्रॉस कैसे करते हैं, जब एडिशन ऑफ द नेम ऑफ बैंकर लिख दिया जाए, पैरेलल लाइंस लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, बस आपने बैंक लिख देना है। तो आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे बैंक का नाम लिख दें या आप डबल लाइंस के अंदर बैंक का नाम लिख दें। तो ये सादा वाली क्रॉसिंग नहीं है, ये एक स्टेप आगे की क्रॉसिंग है। क्या कहलाएगी ये, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा, उसी बैंक वाला ये क्लेम कर सकता है। ड्रॉइंग शैल नॉट पे अदरवाइज देन टू अ बैंकर टू whom it is crossed। ड्रॉइंग यानी कि मेरा बैंक हबीब बैंक ये पेमेंट सिवाय एमसीबी बैंक के किसी और को नहीं करेगा। इसका आसान तर्जुमा ये है कि ये चेक सिर्फ एमसीबी नामी बैंक में जमा कराया जा सकता है ताकि वो एचबीएल से पैसे मांग ले। आप समझ आए कि हमने वो प्रोसेस क्यों समझा था, वो प्रोसेस इसलिए समझा था कि आपके जहन में पिक्चर क्लियर हो जब हम ये क्रॉसिंग और बाकी बातें करें। तो सादा स्पेशल क्रॉसिंग में फर्क समझ आया। सादा क्रॉसिंग का मतलब बस उसका ओवर द काउंटर का फीचर छीन लिया। स्पेशल का मतलब है कि क्रॉसिंग भी है प्लस बैंक भी डिफाइंड है कि ये सिर्फ इस बैंक में जमा होगा। डन। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, इसको हम अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग भी कहते हैं। अकाउंट पेई ओनली, अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। कई दफा आप बैंक के बजाय बंदा स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा एक ब्लैक स्क्रीन की तरफ चलते हैं, एक टेम्परेरी ब्लैक स्क्रीन नहीं व्हाइट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये एक चेक है, यहां पे लिखा हुआ है पे, खाली जगह छोड़ी हुई है, इंग्लिश में लिखने का मार्जिन है, साइन शाइन का मार्जिन है, बैंक की बातें लिखी हुई हैं वगैरह वगैरह, डेट शेट वो सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे मैंने किसी से पेमेंट मांगनी थी, उसने कहा हाँ जी मैं आपको पेमेंट कर देता हूं। मैंने कहा अगर वो चेक मेरे से इधर उधर हो गया तो कहीं कोई और ना जमा करा ले। उसने कहा जी क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा क्रॉस तो वो कर देगा, स्टिल कोई भी बैंक में तो जमा करा सकता है। अब कोई भी बैंक में तो कोई भी जमा करा सकता है। क्रॉस का ये मतलब तो नहीं कि जमा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कैश नहीं हो सकता। तो अगर कोई चोर अपने बैंक में जमा करा दे तो करा तो सकता ही है। स्पेशल क्रॉसिंग से क्या होगा, मैं कहूंगा बस मेरा बैंक मेंशन हो तो ठीक है, कोई ऐसा चोर जिसका मेरे बैंक में अकाउंट है या मेरे बैंक में अकाउंट खुलवा के उसमें जमा करा देगा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको ऐसा क्रॉस कर दो कि बस मेरे अलावा कोई ना जमा करा सके। वो कहेगा अच्छा आप अपना पूरा नाम बताएं। मैं कहा जी पूरा नाम सुने अगर आप हिम्मत कर सकते हैं। असल में मैं इस वक्त स्क्रीन को टच भी नहीं करना चाह रही, स्क्रीन गायब हो जाएगी। चलें देख लेते हैं। सैयद आतिफ हसन आबदी। अब इतना बड़ा नाम लिख के और यहाँ पे आप डबल लाइंस लगा दें और लिख दें अकाउंट पेई ओनली।
तो ये वाला चेक ना सिर्फ क्रॉस हुआ है बल्कि इन नाम के साथ क्रॉस हो गया है। अगर ये चेक किसी को मिलता है और उसका नाम एग्जैक्टली सैयद आतिफ हसन आब्दी पूरा का पूरा ये नाम होगा तो बस सिर्फ वो शख्स अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकता है। कई दफा मुझे होता है कि लोग अगर कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तो चेक पे लिख देते हैं आतिफ आब्दी और अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग भी कर देते हैं एहतियातन, तो पता लगता है मेरा ही अपना बैंक रिसीव करने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं ये कौन साहब है, आपका तो शनाख्ती कार्ड पे जो नाम है वो सैयद आतिफ हसन आब्दी है। तो अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहलाती है। इससे आप पे ही जिसका आपने नाम मेंशन किया ना उसके साथ जोड़ देते हैं चेक को कि बस ये चेक सिर्फ और सिर्फ ये वाले भाई साहब के अकाउंट में जमा हो। तो ये ना सिर्फ क्रॉस हो गया बल्कि ये क्रॉस एक इंसान के नाम के साथ हो गया। अब ये चेक सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली ये नाम रखने वाला अगर कोई और चोरी करता है तो वो अपने पास जमा करा सकता है। छोटे नामों में मसला होता है, जैसे उमर फारूक बड़ा कॉमन नाम है, अली हैदर बड़ा कॉमन नाम है, तो मुख्तलिफ ऐसे नाम होते हैं जो जरा काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, तो उसमें फिर ये अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता कि आपको बहुत सारे लोग उस नाम के मिलते जुलते मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर शनाख्ती कार्ड पे एक बड़ा नाम हो तो बैंक वाले क्या करते हैं, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो कोशिश करते हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड का फुल नाम रखें, क्योंकि वो नॉर्मली कास्ट और इस तरह से वो सारी चीजें मिला के एक प्रॉपर नाम होता है। तो अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग समझ आ रही है। ये चेक सिर्फ बैंक में जमा हो सकता है और ये चेक सिर्फ वो शख्स बैंक में डाल सकता है जिसका नाम है सैयद आतिफ हसन आब्दी, पूरा का पूरा ये नाम, स्पेलिंग भी है जी। जी बिल्कुल। ऐसे में अब जब आप जमा करा रहे हैं ना तो देखें आप कहाँ जमा करा रहे हैं, आप एक बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, वो अकाउंट जो खुला हुआ होगा तो बैंक वालों ने आपसे आईडी कार्ड लेके और तभी वो बैंक आपका अकाउंट ओपन किया होगा। बैंक वाले ये देखेगा कि आपके बैंक अकाउंट का टाइटल क्या यही है सैयद आतिफ हसन आब्दी, तो जो भी नाम जिसके साथ उन्होंने मुख्तस किया हुआ होगा वो सेम मैच करना चाहिए। तो अकाउंट टाइटल भी वही होता है जो आपके एनआईसी, कभी कभी आप उसको चेंज कराते हैं, अदरवाइज उनके पास ऑलरेडी आपके एनआईसी है, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि ये क्या मिस्टर सैयद आतिफ हसन आब्दी पूरा यही नाम लिखा आ रहा है जो चेक पे आ रहा है तो वो अकाउंट में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर बैंक ने नाम मैच ना करता हो और अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग हुई हुई है तो बैंक ने गफलत की है, बैंक ने गलत किया है। अजान अजान जी, अकाउंट पे ही समझ आई, अंग्रेजी देखते हैं इसकी। मे बी एडेड विद जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। जो सादा वाली क्रॉसिंग है, डबल लाइनें लगाई, एंड कमती लिखा ना लिखा और आपने लिख दिया अकाउंट पे ही ओनली या लिख दिया अकाउंट पे ही। द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ पे। ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ वो वाले भाई साहब के अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है जो कि पेई में लिखे आ रहे हैं जी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक बंदे के कई बैंकों में अकाउंट हो सकते हैं सेम नाम से। जी, अगर बैंक स्पेसिफाइड नहीं है तो इसमें किसी भी बैंक में जाके जमा कराया जा सकता है। जो स्पेशल क्रॉसिंग है उसमें बैंक स्पेसिफाई हो गया, बंदा स्पेसिफाई नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग या अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग में नाम स्पेसिफाइड है, बैंक स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ, हम एक क्रॉसिंग के ऊपर अगला लेवल भी लगा सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे टेबल देखेंगे, ऑलरेडी हुई हुई क्रॉसिंग के साथ हम मजीद उसमें अलग तरह की क्रॉसिंग भी ऐड कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे से। तो फिर जनरल
क्रॉसिंग में भी तो ऐसे ही, अगर पे में उसका नाम लिखा हुआ है बंदे का, जी जी, और हमने जनरल क्रॉस कर दिया तो फिर भी नहीं ऐसा नहीं है, बैंक के केस में ऐसा नहीं होता। भाई ने कहा जनरल क्रॉसिंग में भी तो नाम लिखा हुआ होता है, तो उसमें भी ऐसा रूल है, ऐसा नहीं है। नाम लिखा होने के बावजूद भी चूंकि उसमें लिखा होता है, अगर आप चेक देखें ना उसमें लिखा होता है दिस और बेरर, तो उससे ऑटोमेटिकली वो समझते हैं कि ये वाला बंदा आ जाए, नहीं तो कोई भी बंदा आ जाए हम उसके पास अकाउंट में डाल देंगे। तो या तो उसका बेरर खत्म करना पड़ता है, वो जो और बेरर लिखा है उसको गिची मिची करना पड़ता है, या फिर वो अकाउंट पे ही और प्रॉपर आप उसकी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग करते हैं। जी, तो ये चेक का रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वाली बात समझ आई। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इसको नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग भी कहते हैं, नॉन नेगोशिएबल, और मैं नॉन को अक्सर नून पढ़ता हूं, नून नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अभी नून क्या है? पीटीआई वर्सेस नून। पीटीआई अच्छी जमात है, नेगोशिएशन भी एक अच्छी बात को कहते हैं। तो फर्ज करें नेगोशिएशन को कह देते हैं पीटीआई, और नॉन नेगोशिएबल को कह देते हैं नून। तो अगर नेगोशिएबल हो तो पीटीआई है, और अगर नॉन हो, नून हो, तो नून है। अब नून और पीटीआई में फर्क क्या है? नून में जितना मर्जी अच्छा बंदा बैठा हुआ हो खराब कहलाता है, जितना मर्जी परफॉर्म कर रहा हो, सारा कुछ है, अपने जमाने का चैंपियन रहा हो, पता नहीं क्या क्या खिदमत की हो, जो जो हर लेवल का काम किया हो, लेकिन चूंकि वो नून लीग में है इसलिए है वो खराब। अब फर्ज करें वो बंदा उठ के आता है पीटीआई में, तो जैसे ही पीटीआई में आएगा वो क्या हो जाएगा? साफ, साफ शफाफ। उधर था तो कहेंगे बहुत ही चोर, बेकार, गलत इंसान है, जब इनके पास आएगा कहेगा देखा कैसा बागी इंसान है, इसने जुल्म से बगावत की, सच पे डटा रहा, और फिर फेसबुक पे बचपन से लेके उसके बड़े होने तक के सारे ईमानदारी के किस्से अचानक से आना शुरू हो जाएंगे। 22 साल तक जलील कर रहे थे जिस बंदे को, वो अचानक से पीटीआई में आया तो पीटीआई में सदर तक बन गया, बागी, बागी का नाम उसे दिया। अच्छा, फिर उसने कहा चलो अब मैं तो साफ हो गया हूं, फिर चले जाता हूँ। असल में भाई साहब सदर बन गए तो वो ये हुआ कि भाई ये तो मतलब पार्टी वो होने लगी हाईजैक। तो खैर अचानक से वो किसी बात पे, पता नहीं कोई हल्की फुल्की सी कोई बात हुई होगी, उस पे अचानक से उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, वो साहब ने जो बागी थे। जैसे ही पीटीआई छोड़ी दागी हो गए, ठीक है। अचानक से उनको वही पीटीआई वाले जो 22 साल पहले बुराई करते रहे थे, फिर 6 महीने उनके गुण गाते रहे थे, अचानक से उन्होंने साबित कर दिया कि इस जैसा तो करप्ट बेईमान इंसान था ही नहीं। तो ये एक अजीब सी बात है कि जो जितने अरसे तक पीटीआई से एसोसिएट रहता है वो अच्छा आदमी होता है, जैसे ही वो पीटीआई से छोड़ता है, नॉन पीटीआई होता है तो नून पीटीआई हो जाता है, और नून मतलब वो गलत हो जाता है। फर्ज करें खातून है, बड़ी गैर जानबदार और बड़ा जबरदस्त किस्म का उसका एनालिसिस है, और वो बड़ा चीजों पे ग्रिप रखती है, सियासत का बड़ा अच्छी तरह से उसे पता है। अगर उससे शादी होने लगे तो उस जैसा काबिल एतबार, उस जैसा बाशऊर जिम्मेदार इंसान पूरे पाकिस्तान में नजर आना बंद हो जाता है। हमारा भी कसूर है ना, जो चाहने वाले होते हैं वो भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि भाई लीडर फैसला कर रहा है तो सही होगा, और जब वो खातून छोड़ के जाती हैं तो उन जैसा गैर जिम्मेदार, गैर शाइस्ता, मतलब गैर आईनी कोई होता ही नहीं, ठीक है। वो एक अलग मामला है। तो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, असल में ना ये इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी पॉइंट है। अगर ये समझ आ जाए ना तो मसला हल हो जाएगा। तो पीटीआई कहते हैं एक ऐसी चीज को जिसमें खराब इंसान भी आके साफ हो जाता है, जबकि नॉन पीटीआई, अदर देन पीटीआई कुछ भी, या नून, वो ऐसे हैं जिसमें अगर खराब इंसान जाए तो वो खराब ही रहता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को कैसा टाइटल मिलता था? मासूम था, साफ टाइटल मिलता था। पीछे से अगर खराब होता भी आ रहा होता था इंस्ट्रूमेंट, उसको कैसा इंस्ट्रूमेंट मिलता था? साफ।
एक इंस्ट्रूमेंट ईमानदार इंसान के हाथ में जाके खुद ब खुद साफ हो जाता है, इस फीचर को नेगोशिएशन पढ़ा था हमने कभी? याद है नेगोशिएशन क्या था? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट जब ट्रांसफर हो जाए तो पीटीआई इज नेगोशिएशन। कभी अगर आपको भूल जाए कि नेगोशिएशन किसे कहते हैं तो समझ जाइएगा जहां जाके सारे खराब लोग सही हो जाए वो पीटीआई, मतलब वो नेगोशिएशन है। तो चेक पीछे से खराब आ रहा है, पीटीआई में आएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे से खराब आ रहा है और वो नून में जाएगा, खराब ही रहेगा। तो नेगोशिएबल है पीटीआई और नॉन नेगोशिएबल है अदर देन पीटीआई। तो अगर आप नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर दें, आप एक ऐसी क्रॉसिंग करते हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल हो, तो इसका मतलब है कि आपने इंस्ट्रूमेंट में से पीटीआई का फीचर छीन लिया और उसको नून लीग का फीचर दे दिया। और नून लीग में क्या फीचर है? जो गलत है वो गलत ही रहता है, हमेशा गलत रहता है, अनलेस कि वो सही जमात में ना चला जाए। तो नेगोशिएशन एक फीचर था जिससे खराब चीज खुद ब खुद साफ हो जाती थी। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पे ये नॉट नेगोशिएबल लगा हुआ है, लेफ्ट से डबल लाइनें लगी हुई और डबल लाइंस के अंदर लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल, यानी आपने उस कागज पे लिख दिया कि ये कागज पीटीआई सा फीचर नहीं रखता, ये गलत हाथों में जाएगा तो गलत हो जाएगा। जबकि नेगोशिएशन का क्या फीचर है? गलत हाथों से साफ हाथों में जाने पे इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद साफ हो जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट गलत हाथों से सही हाथों में जाने के बावजूद भी गलत ही रहेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जिसको चेक फॉरवर्ड करूं वो बड़े ध्यान से अच्छी तरह से तहकीक करके चेक ले, भाई मेरे से चेक कोई और लेगा, उससे कोई और चेक लेगा, उससे कोई और चेक लेगा, और हर आने वाला बंदा चेक लेता है, और अगर उसे नहीं पता पीछे कोई चोरी चकारी हुई है वो चेक आगे फॉरवर्ड कर देता है, कल को इस बंदे पे कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि ये तो था होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको मिला नेगोशिएशन वाला चेक। लेकिन अगर मैं चेक पे डबल लाइन लगा के लिख दूं नॉट नेगोशिएबल, ये नेगोशिएट नहीं होगा, ये नॉन नेगोशिएबल है, तो फिर वो नून बन जाएगा। इसका मतलब है अगर कभी वो चोर के हाथ में जाएगा तो आगे सही लोगों के हाथ में भी वो चोरी शुदा चेक कहलाएगा। कहने का मतलब है अब जो भी अगला बंदा चेक रिसीव करेगा पहले तहकीक करेगा पीछे से टाइटल साफ आ रहा है, क्योंकि अगर 4 वो लड़ियां पीछे भी किसी ने चोरी किया था तो आगे के चारों को चोरी शुदा चेक मिला, क्योंकि नेगोशिएबल तो रहा नहीं वो। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट आगे फॉरवर्ड हो तो उसके गुनाह भी धुल जाएं अगर आगे वाला बंदा मासूम हो। लेकिन नॉट नेगोशिएबल का मतलब है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट किसी वक्त गुनाहगार रहा था तो जितना मर्जी कोशिश कर लें उसने गुनाहगार रहना है। कहने का मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर किसी ईमानदार आदमी के हाथ में भी पहुंचे और उससे 4 किस्तें पीछे कभी चोरी हुआ था तो हम कहेंगे कि उसके पास भी चोरी शुदा इंस्ट्रूमेंट पहुंचा है, वो जो होल्डर इन ड्यू को उसको मिलने वाला बेनिफिट है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या है? क्रॉसिंग करने वाले को क्या फायदा, या इस सारे प्रोसेस से क्या फायदा है अवाम को? क्यों कर रहे हैं क्रॉस? क्यों उसका ये फीचर छीन रहा है? कोई भी चोर पैसे नहीं दिए। ताकि कोई भी चोर पैसे ना निकलवा सके। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हर बंदा जब भी कोई चोर आगे फॉरवर्ड भी करे ना तो अगला बंदा पहले तहकीक करे और हो सकता है चोर को पकड़ ले। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साफ हो जाता है, पहले खराब था और अब एक मासूम आदमी के हाथ में साफ हो गया, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और आपने जब चेक पे डबल लाइनें लगा के नॉट नेगोशिएबल कर दिया तो आपने तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से निकाल दिया इसे उठा के। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या था? वो जो नेगोशिएशन पे साफ हो जाता था। तो ये साफ आदमी के हाथ में भी पहुंचेगा तो ये खराब होगा, तो ऐसे में हर बंदे को बहुत तहकीक करनी पड़ेगी कि उसके पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। डन? तो ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है। 4 तरह की क्रॉसिंग मैं रिपीट कर देता हूं। पहली थी जनरल क्रॉसिंग, बस डबल लाइंस लगा दें, इवन ना लगाएं एंड को लिख दें, या लाइंस लगा के उसके अंदर एंड को लिख दें, तो ये सादा क्रॉसिंग है जिसका मतलब है चेक सिर्फ बैंक में जमा होगा। फिर स्पेशल क्रॉसिंग की तरफ आए, स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है चेक सिर्फ उस बैंक में जमा होगा जिसका नाम लिखा हुआ। फिर तीसरी थी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, इसका मतलब था चेक सिर्फ उसी बंदे के नाम पे जमा होगा जिस बंदे का नाम वहां पे के आगे लिखा हुआ है। और चौथा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब है हमने चेक में से नेगोशिएशन का फीचर छीन लिया। चेक बाय डिफॉल्ट नेगोशिएबल होता है, यानी कि अगर खराब हाथ से साफ हाथ में पहुंचे और बंदा ईमानदार हो तो वो साफ हो जाता है खुद ब खुद। बंदा ईमानदार से क्या मुराद है? उस बंदे को नहीं पता, मतलब मासूम और ईमानदार दोनों हो,
एक तो वो खुद बेईमान ना हो, उसने चोरी में हिस्सा ना हो, दूसरा उसको पता भी ना हो कि चोरी हुआ है। जो हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स पे बहस की थी ना सारी, कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है मासूम वाला होल्डर, होल्डर है कोई सा भी होल्डर, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो साफ हो जाता है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट पे नॉट निगोशिएबल लिखा है तो चाहे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, चाहे वो मासूम आदमी हो, उसके हाथ में भी वो खराब होगा। तो नॉट नेगोशिएबल के लिए इसलिए सियासी एग्जांपल दे दी कि ताकि आपको ये वाली बात याद रहे कि वो नेगोशिएबल नहीं रहेगा। नेगोशिएबल पीटीआई है जिसमें खराब इंसान जाके साफ हो जाएगा, लेकिन अगर नून होगा तो उसमें खराब इंसान जाएगा तो वो जाके खराब ही रहेगा, वो साफ नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो तो नून है, नून नेगोशिएबल, और दूसरा वाला खाली नेगोशिएबल। बात समझ आई? अब क्या एक चेक में एक से ज्यादा दफा क्रॉसिंग हो सकती है? आपके हाथ में एक चेक आया, उस पर डबल क्रॉसिंग लगी हुई है, आपका दिल कर रहा था मैं बैंक का नाम लिख दूं, क्या आप लिख सकते हैं? आपके हाथ में सादा चेक आया, आपने आगे फॉरवर्ड करते हुए क्रॉसिंग करनी चाहिए, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? किताब ने हमें 3-4 ऑप्शन बताए हैं, ये बड़ी आसान सी बात है। अगर आपके पास चेक आता है अनक्रॉस हुआ हुआ और आप होल्डर हैं, तो आप चाहें तो आप इसको जनरली या स्पेशली क्रॉस कर सकते हैं। मेरे पास एक चेक आया 3-4 किस्तें चल के और क्रॉस नहीं हुआ था, मैं आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसे क्रॉस कर दूं, ये अलाउड है। तो आप सादा चेक को आगे फॉरवर्ड करने से पहले क्रॉस कर सकते हैं। कौन सी वाली क्रॉसिंग? जनरल भी कर सकते हैं, स्पेशल भी कर सकते हैं। आपके हाथ में एक ऐसा चेक आया है जो कि जनरली क्रॉस है, आप उस जनरल में स्पेशल ऐड कर सकते हैं, उन लाइंस के बीच में उस बैंक का नाम लिख दें तो वो जनरल से स्पेशल हो जाएगा। चेक आपके हाथ में आया जो जनरली या स्पेशली क्रॉस हुआ था, मतलब या खाली जनरल हुआ था या स्पेशल भी हुआ था, क्या आप इस पे मजीद काम कर सकते हैं? यस, आप इसके साथ नॉट नेगोशिएबल लिख के ये वाली क्रॉसिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दरमियान वाला बंदा भी आगे फॉरवर्ड करते हुए पिछली क्रॉसिंग पे अगली क्रॉसिंग ऐड कर सकता है। तो सादा क्रॉसिंग को आप जनरल में शिफ्ट कर सकते हैं या स्पेशल में, जनरल को स्पेशल में शिफ्ट कर सकते हैं, जनरल या स्पेशल को नॉट नेगोशिएबल में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर चेक स्पेशली क्रॉस हुआ है तो जिस बैंक के नाम पे वो क्रॉस हुआ है वो बैंक चाहे तो उसको किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस कर सकता है। कि इंस्ट्रूमेंट है उस पे आपने कहा है कि ये सिर्फ एमसीबी में जाएगा, हम एमसीबी में लेके गए, एमसीबी ने पकड़ा और एमसीबी ने अपने यहाँ पे टप्पे वगैरह लगाने के बाद कहा कि ये अब चेक जाएगा एचबीएल में। एमसीबी नामी बैंक उधर बंदा चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि स्पेशल क्रॉसिंग जिस बैंक की हुई है सिर्फ उसी बैंक में जाएगा, लेकिन वो बैंक जिसका नाम लिखा हुआ है अगर उसके पास जाए और वो उसकी क्रॉसिंग बदलना चाहे तो वाला बैंक बदल सकता है। ये ऐसे ही जैसे अकाउंट पे ही ओनली अगर हो तो वो शख्स चाहे तो किसी को ट्रांसफर कर सकता है, उसके अलावा कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जिस बैंक के नाम पे आपने स्पेशल क्रॉसिंग की हुई थी वही वाला बैंक चाहे तो उसको आगे फर्दर क्रॉस कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। हमने एक बैंक का नाम क्रॉस कर दिया, ठीक है, हमने चेंज करना है, हमने चेंज नहीं करना, हम कर ही नहीं सकते, अब हम नहीं करते। अब हम नहीं कर सकते। अगर हमने एक दफा एक बैंक के नाम पे स्पेशल क्रॉस कर दिया अब हम उसे नहीं बदल सकते, वो बैंक बदल सकते हैं। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, पिछला चेक फाड़ दें, नया चेक बना दें, लेकिन उसी चेक के ऊपर ये वाली चेंज हमें इजाजत नहीं है, हमने जिसका नाम लिख दिया ना बस वही। इसी तरह से मैं चेक पे किसी इंसान का नाम लिख दूं और अकाउंट पे ही ओनली कर दूं, अब मैं वो इंसान का नाम मैं खुद भी नहीं बदल सकता, मैं खुद भी बदलूंगा तो पूछेंगे ये क्या है, किस तरह से है। मैं चाहूं तो नया चेक बना दूं, हाँ वो जिसका नाम लिखा हुआ है वो आगे से किसी भाई को फॉरवर्ड करना चाहिए, वो उसका मसला है। तो कहने का मतलब है स्पेशल क्रॉसिंग से आप एक बैंक को राइट दे देते हैं, ये तुम्हारा है। एक से ज्यादा बैंक की हो सकती है जी, एक से ज्यादा बैंकों की स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ केस में हो सकती है, नॉर्मली एक होता है, लेकिन एक से ज्यादा के केस में फिर उस बैंक का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है जिसका नाम पहला लिखा है, वो फिर आगे से उसमें मजीद नाम लिख सकता है। तो ये चौथी बात, बैंकर टू whom it is crossed may cross it specially to another bank फॉर कलेक्शन, कि वो उसको एक और बैंक को क्रॉस कर सकते हैं कि हाँ भाई अब आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्रॉसिंग और क्रॉसिंग में ये आगे के एक चेक इशू होने के बाद फर्दर क्रॉस हो सकता है या नहीं हो सकता। सर लास्ट क्वेश्चन, एमसीबी का चेक एचबीएल वाले एनकैश कर सकते हैं? नहीं, एनकैश सिर्फ वही बैंक करेगा जिस बैंक से इशू हुआ है, इशू हुआ है। अगर तो चेक के ऊपर नाम आ रहा है किसी बैंक का डबल लाइंस के साथ, तो इसका मतलब है उसका तो वैसे ही कैश करने का फीचर खत्म हो गया, वो तब जाएगा ही बैंक में। तो बैंक से एनकैश तब हो सकता है जब एक प्लेन चेक को विदाउट क्रॉसिंग, अगर उस पर क्रॉसिंग आ गई तो अब कैश वाला ऑप्शन खत्म हो गया, अब जमा सिर्फ बैंक में होना है। अगर खुदा ना खास्ता स्पेशल क्रॉसिंग हुई तो उसी बैंक में जमा होना है जिसका नाम आ रहा है। जी जी
तीसरे वाले केस में अगर चेक क्रॉस है स्पेशली, ठीक है वहां पे उन्होंने बैंक का नाम तो लिखा होगा। जी, अगर चेक क्रॉस है तीसरे वाले केस में तो उन्होंने बैंक का नाम लिखा होगा। उसको आगे नेगोशिएबल तो उसको काटना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसके साथ मतलब वही डबल लाइंस के अंदर लिखा हुआ है, नीचे करके या साइड पे करके नॉट नेगोशिएबल लिख दें, क्योंकि नॉट नेगोशिएबल जरूरी नहीं कि लाइंस के अंदर हो। ये सारी चीजें जरूरी नहीं कि हमेशा लाइंस के अंदर हो, लेकिन टिपिकली ना एक रवायत सी बन गई है कि लोग इसको इसी तरह से कंसिडर करते हैं कि उस पर डबल लाइंस लगेगी। जो अनक्रॉस चेक ये भी किसी बैंक में हो सकता है। जी, अनक्रॉस चेक में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, कैश भी हो सकता है, बैंक में जमा भी हो सकता है। उन ऑप्शन में से एक छिन जाती है अगर वो क्रॉस हो जाए। वो कौन सी छिनती है? एनकैश। एनकैश है सादा इंग्लिश का वर्ड, इनकी जबान में ओवर द काउंटर, बैंकिंग के लॉ की जबान में ओवर द काउंटर। सर नॉट नेगोशिएबल रिपीट कर दें। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में क्या होता है कि अगर एक चेक पे मैंने नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, अब वो चेक अगर आगे जिस भी बंदे के हाथ में गया, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि उसने पीछे तहकीक की होगी और पीछे के लोगों में कोई भी एक भी चोर निकला तो ये सब के सब लोग जिन तक चेक पहुंचा है सबके सब चोर काउंट होंगे, सबके सब गलत काउंट होंगे, ये साफ नहीं हो सकेंगे चाहे ये मासूम ही क्यों ना हो। क्योंकि उसमें जब नॉट नेगोशिएबल लिखा था तो उस मासूम आदमी को चाहिए था कि पहले तहकीक करता कि कहीं चोरी शुदा तो चेक नहीं है मेरे पास, क्योंकि बैड टाइटल आगे जाके बैड ही रहेगा अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, और अगर सादा इंस्ट्रूमेंट हो तो बैड टाइटल आगे जाके गुड हो जाता है मासूम आदमी के हाथ में। जी, अगर जब वो चोरी शुदा है या बैड टाइटल है और वो अगर ओरिजिनल बंदे के पास पहुंचे कि भाई मुझे पेमेंट कर दो, ओरिजिनल बंदा के नहीं मुझे तो डाउट है तुमने तो चोरी किया होगा, और पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, अदालत इन्वॉल्व हो जाए, तो ये बंदा चाहे मासूम था ये चोर की डेफिनेशन में आ जाएगा क्योंकि नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है। तो पीछे से एक दफा भी गलत हो गया ना इंस्ट्रूमेंट तो एंड तक गलत रहेगा अगर उसके ऊपर ये ब्लॉक लगा हुआ है कि ये नेगोशिएट नहीं हो सकता। अदरवाइज नॉर्मल रूल ये है कि बीच में 3-4 दफा बेशक खराब हाथों में गुजरो, अगर अगला हाथ साफ था और मासूम था तो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली आगे जाते जाते खुद ब खुद साफ हो चुका है। और आगे फिर अगर वो किसी डिफेक्टिव टाइटल के साथ आ रहा है तो आगे ट्रांसफर कैसे होगा? जी, डिफेक्टिव टाइटल के साथ आ रहा है तो ट्रांसफर कैसे होगा? भाई चोरी शुदा चेक, मैंने चेक लिखा, इंसान का नाम नहीं लिखा, मैंने कहा पे इतने रुपए, यहां रख दिया, यहां से कोई उठा के ले गया, टेक्निकली वो बंदा इस वक्त उसका असल मालिक तो नहीं है, लीगल राइट नहीं रखता, उसने तो चोरी की है, उसने आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया, जिसको ट्रांसफर किया उसको बड़ा कम ही ये पता होगा कि चोरी शुदा है और ना उसके जिम्मे तहकीक करना है। पिछला बंदा चोर भी है तो उस वो अगर ईमानदार है और मासूम है, उसे नहीं पता पीछे चोरी शुदा है, तो वो उसके हाथ से दोबारा साफ हो जाएगा। लेकिन नॉट नेगोशिएबल हुआ तो ये खराब ही रहेगा, यानी तमाम लोग फिर चोर काउंट होंगे और इन लोगों को शायद अपना हक नहीं मिलेगा पेमेंट का। जिसके पास कैश आके चेक देगा नॉट जी जी पेमेंट तो ले ना ट्रांसफर कर, बिल्कुल, वो पेमेंट भी नहीं ले सकेगा, ट्रांसफर भी नहीं ले सकेगा जिसके एंड पे हाथ में पहुंचा, और फिर पीछे वालों को पकड़ भी नहीं सकेगा, क्योंकि जिस वक्त हमने उसे मौका दिया था कि तुम चेक रिसीव करने से पहले तहकीक कर लेना, उसने तो तहकीक ही नहीं की। मतलब ये नॉट नेगोशिएबल के अल्फाज ना अलर्ट कर देते हैं कि देख लो तहकीक ना की ना तुम रुल जाओगे। बाकी केस में तो ऐसा नहीं होता, आप चेक पकड़ते हैं आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, बैंक इतनी ज्यादा तहकीक करता है। जी, अब सवाल एक बहुत अहम सवाल, ये कैसे पता लगेगा कि चोरी का है, ये कैसे पता लगेगा कि किस तरह से है? हम अगर वाकई तहकीक करना चाहें तो हम ओरिजिनल बंदे से पूछ सकते हैं आपने किसको फॉरवर्ड किया था, ओरिजिनल बंदे के साइन तो आ रहे हैं ना, बादशाह का तो पता ही लग जाता है ना, और आगे की एंडोर्समेंट भी नजर आ रही होंगी। तो अगर हम वाकई ही एहतियातन तहकीक करना चाहते हैं तो दरमियान के जितने भी एंडोर्सी हैं हम उनको एक दफा वेरीफाई कर लें कि वाकई सही तरीके से आया या नहीं आया। जी जी, होल्डर के हाथ में अगर एक खराब इंस्ट्रूमेंट आता है और उसे पता है कि वो खराब है फिर वो सू नहीं कर सकता, अगर उसे पता है। और अगर ये होल्डर हुआ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन दोनों में बस फर्क क्या होता है? मासूमियत का। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है जो मासूम है, उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया, वो समझता है वो साफ है, उसको पीछे की गड़बड़ का नहीं पता, तो उसके हाथ में ऑटोमेटिकली गुड टाइटल आता है। इस गुड टाइटल पूरे चैप्टर में मेरी असम्पशन ये है कि खराब टाइटल आगे जाके साफ हो जाता है अगर बंदा मासूम हो। इस एक पॉइंट में हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि अगर चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग हो गई तो फिर क्या होगा उसके साथ। ये नॉट नेगोशिएबल सिर्फ चेक्स के लिए, ये सिर्फ चेक के लिए, इस वक्त हम सिर्फ चेक के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ चेक के हवाले से कर रहे हैं। अब एक छोटी छोटी सी मजे मजे की बात है, 2-2 3-3 लाइंस की,
सिंपल सी डिस्कशन, क्रॉसिंग समझ आ गई? क्रॉसिंग समझ आ गई। देख लेते हैं छोटी छोटी बातें जितनी पढ़ी गई, सारी पढ़ी गई तो सारी पढ़ लेंगे। नॉट नेग्लिजिबल की रीडिंग नहीं हुई, और अगर उस पर निशान भी दिखा दूं मैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे निशान है, भाई ने सही कहा, राइट साइड की हमने रीडिंग नहीं की, लेफ्ट पे हमने वो कर लिया था, नॉट नेगोशिएबल। भाई का क्लेम सही था, ये लें जी, सही क्लेम था। जब गलत बात है तो हमने मान ली। अ होल्डर with a defective title cannot give a good title to subsequent holder। एक बुरा टाइटल आगे जाके अच्छा नहीं हो सकता। It does not restrict the further transferability। हम ये नहीं कह रहे कि ये इंस्ट्रूमेंट आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकता, करो फॉरवर्ड, जितने मर्जी चोरों को फॉरवर्ड करो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। हमने चेक को ट्रांसफर होने से मना नहीं किया, हमने क्या किया, इट ओनली टेक्स अवे मेन फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी। वो जो नेगोशिएशन का फीचर होता था ना, और नेगोशिएशन की डेफिनेशन याद है, एक ऐसा ट्रांसफर विच इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि ये हमने इसमें ट्रांसफर करने की ऑप्शन मना नहीं की, हमने इसमें से नेगोशिएशन का फीचर छीन लिया है, और नेगोशिएशन वाज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, आगे ट्रांसफर जो हो रहा होता जी। अब अगेन मतलब हमारा थोड़ा सा यही तो प्रॉब्लम है ना, हम बड़े थोड़े से लॉ पढ़ के बहुत ज्यादा जल्दी जज्बाती हो रहे हैं। अभी आप इंशाल्लाह फाइनल में आए, आप इलेक्ट्रॉनिक फंड का पूरा कानून पढ़ेंगे, फिर पता लगेगा वो कहां से पकड़े जाते हैं। तो अभी मतलब सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन 1881 के लॉ की, जो इस वक्त उतनी इफेक्टिव भी नहीं है, तो इतना जल्दी जज्बाती मत हो। हाँ, ये जरूर है कि आपको एक बेस अंडरस्टैंडिंग मिल रही है लॉस की, जिससे आप आगे जाके कल को बड़े हो तो आपको पता हो कि हाँ भाई डिफरेंट लॉ में मोटी मोटी क्या बातें होती है ध्यान करने वाली। तो ये तो इन्होंने शुगर मुगल की है कि चलो हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन, इस पेपर का नाम होना चाहिए था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉस। इसी दफा के बेनिफिट है, मुझे बहुत शदीद ऐसा फील हो रहा है कि आगे उन्हें एहसास होगा कि सिलेबस बहुत छोटा हो गया, इसको निकाल लें इस दफा, यकीनन निकाल लें। कोई पता नहीं, मतलब जिस लेवल पे ये सब्जेक्ट आ गया है ना, ये बहुत बड़ी याशी है। पिछले मतलब ये 2014 में जब स्कीम चेंज हुई थी, तब से लेके अब तक बिजनेस लॉ पे इतना अच्छा टाइम कभी भी नहीं आया जितना इस वक्त आया हुआ है। बहुत शुगल हुआ है सिलेबस, आपकी सोच से भी ज्यादा। आप लोगों ने पिछला वाला नहीं देखा, बहुत जालिम सिलेबस से हम यहाँ पे आए हैं। खैर, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें जितनी हम कर सके। नहीं जी, चेक की पेमेंट से रिलेटेड दो तीन छोटे छोटे से रूल्स। इफ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर, banker to whom it is drawn shall refuse payment। ब्रैकेट वाली बात बाद में पढ़ते हैं। अगर एक चेक एक से ज्यादा बैंकों के नाम लिखा हुआ है, यानी कि स्पेशल क्रॉसिंग हुई हुई और एक नहीं, एक से ज्यादा बैंकों का नाम लिखा हुआ है, तो जिस बैंक के नाम पे सबसे पहले लिखा गया है वो चाहे तो उसको इनकार कर सकता है। लेकिन अगर उसी बैंक ने खुद से किसी एजेंट का नाम वहां पे लिखा था, याद हमने कहा था कि स्पेशल क्रॉसिंग वाला मिले तो आप आगे से किसी और का नाम लिख सकते हैं, वहां पे भी ये अल्फाज थे, अगर आप देखें तो अल्फाज इसी तरह के लिखे हुए थे। Banker to whom it is crossed may again cross it specifically to another banker, his agent for, वो किसी और के नाम पे क्रॉस कर सकता है, चाहे यार तुम कैश करवा लो या तुम अकाउंट में डलवा लो। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा बैंकर के नाम पे है क्रॉस, तो बैंकर इनकार कर देगा। स्पेशल क्रॉसिंग में अगर एक से ज्यादा बैंक है तो जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है वो इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उसी बैंक ने अगले बैंक का नाम लिखा है तो फिर वो इनकार नहीं कर सकता। एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन, जब उन्होंने खुद अपने एक एजेंट के नाम पे क्रॉस कर दिया कलेक्शन के लिए तो इनकार नहीं कर सकते। इफ बैंकर ऑन हुम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन, एक बैंक पे एक चेक ड्रॉ हुआ और वो चेक क्या है, क्रॉस, मेक्स अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, paying banker and drawer positioned as if check has been paid to and received by the true owner thereof। चेक क्रॉस हुआ है, जब चेक क्रॉस हुआ है तो जो ड्रॉई है वो इसके पैसे किसको देगा, सोच ले, बैंक को देगा, पेई के बैंक को देगा। तो पेई के बैंक को देना इज एज इक्वल एज पेई को पैसे देना।
यानी चेक कैश होने पे जो बैंक कहता था ना असल बंदा मेरे पास आ गया था, मैंने उसको पैसे दे दिए थे, तो अगर चेक ऑलरेडी क्रॉस हुआ हुआ है तो ऐसे में बैंक को पैसे देना इज जस्ट लाइक ऐसे जैसे ओरिजिनल बंदे को, ओनर को आपने पैसे दे दिए। सीधी सी बात है, सिर्फ लीगल गुमनगिरी बनाई हुई है। एक बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन, एक ऐसा बैंकर जिस पे क्रॉस चेक ड्रॉ हुआ है कि हाँ भाई ये आपके नाम पे क्रॉस है, मेक्स अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स वो जो उसके टेन्योर के मुताबिक एक जेन्युइन पेमेंट कर दे, पेइंग बैंकर जिसने पे किया है, एंड ड्रॉर और वो जो जिसने लिखा था, पोजीशनड उनकी ये पोजीशन हो जाती है, उनको इस तरह से तस्वीर किया जाएगा एज इफ जैसे कि चेक हैज बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ओनर। ड्रॉ ने एक बंदे के नाम लिखा था और ड्रॉई से कहा था तुमने इस बंदे को पैसे देने हैं, वो बंदा तो नहीं आया, उसने अपने बैंक को भेज दिया, तो उसके बैंक को पैसे देना इज जस्ट लाइक ऐसे जैसे कि हमने उसी असल बंदे को पेमेंट कर दी। तो अगर एक क्रॉस चेक हो तो फिर बैंक बाउंड है दूसरे बैंकर को पैसे देने के, ना कि ओरिजिनल बंदे को, और बैंकर को दिए गए पैसे वो तस्वीर करेगा जैसे कि ओरिजिनल बंदे को दिए गए। तो ये मतलब एक जनरल कॉमन सेंस वाली बात है जिसको इन्होंने थोड़ी सी पेचीदा इंग्लिश बना के पेश किया। मैं इसलिए तोड़ तोड़ के दो दो वर्ड्स को तर्जुमा किया। इफ बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन, वो बैंकर जिस पर क्रॉस चेक ड्रॉ हुआ है, मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, टेन्योर के मुताबिक नहीं करता, थोड़ा लेट करता है, द पेइंग बैंकर शेल बी लायबल टू ट्रू ओनर ऑफ चेक फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन फॉर दैट पेमेंट। ड्यू कोर्स के बाद मतलब फॉर एग्जांपल चेक था, चेक 6 महीने बाद एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हुआ चेक लेके एक पेई पहुंचा बैंक के पास और बैंक भाई ने पेमेंट कर दी, अब ओनर बैंक पे केस कर सकता है, जो ड्रॉर है ना वो बैंक पे केस कर सकता है। वो कह सकता है कि जी चेक एक्सपायर हुआ था, आपने पेमेंट क्यों की, मैं तो नहीं चाहता था उस बंदे को पेमेंट करना, आपने मेरे से पूछे बगैर एक एक्सपायर्ड चेक पे पेमेंट कैसे कर दी। तो कहने का मतलब है अगर बैंक नेक नियति से सही बंदे को सही चीज पे करेगा तो बस फिर वो आजाद है, लेकिन अगर आउट ऑफ ड्यू कोर्स करेगा, नॉर्मल जो मैच्योरिटी उससे हटके अगर करेगा तो फिर बैंकर जिम्मेदार होगा। जी पॉइंट 2, एक बैंकर जिस पे क्रॉस चेक हुआ है, यानी कि एक बैंक को क्रॉस चेक लाके दिया गया है, मेरी एग्जांपल में वो जो ड्रॉई का बैंक था लेफ्ट साइड पे डायग्राम में, उसके पास एक आया क्रॉस चेक, क्रॉस चेक आया तो कौन लेके आया होगा, पेई का बैंक। ये इंपॉर्टेंट है बात, पेई नहीं लेके आया, क्रॉस चेक है ना, क्रॉस चेक का मतलब क्या है, बैंक में जाएगा डायरेक्ट, तो पेई का बैंक लेके आया होगा कि जी ये इसके अगेंस्ट पेमेंट करता है, उसने पेई के बैंक को पेमेंट कर दी, तो ये ऐसे ही तस्वीर किया जाएगा जैसे उसने ओरिजिनल पेई को पेमेंट कर दी, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं तस्वीर की जाएगी अगर वो ड्यू कोर्स के अंदर हो। और अगर ड्यू कोर्स से हटके हो, अगला वाला पॉइंट, तो फिर हम कहेंगे बैंकर ने गफलत का मुजाहरा किया, बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, असल बंदा बैंक को पे केस कर सकता है कि जी आपने क्या किया जी, जिसने पेमेंट कर दी है, क्योंकि उसे पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, इस वक्त हम कलेक्टिंग बैंक की बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम ड्रॉई की बात कर रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये ड्रॉई के लिए हैं। ड्रॉर का बैंक जिसको हम ड्रॉई कहते थे, ये मैं ड्रॉर का बैंक भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ड्रॉर का बैंक। ले जी, एक भाई ने का फर्स्ट पॉइंट दोबारा बता दें, उन्होंने कहा यही वाला पॉइंट अभी तक रिपीट नहीं हुआ, बाकी तो सारे रिपीट हो गए। इफ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर, एक चेक पे एक से ज्यादा क्रॉसिंग हुई है बैंकों के नाम की, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, कब पॉसिबल होता है ऐसा, जब जिस बैंक के नाम पे पहली क्रॉसिंग हुई है वही आगे से किसी एजेंट को फॉर कलेक्शन को क्रॉस कर दे, अगर तो वो मामला है फिर कोई मसला नहीं है, और अगर वो मामला नहीं है तो अगर एक चेक पे एक से ज्यादा क्रॉसिंग हुई है, स्पेशल एक से ज्यादा बैंकों का नाम लिखा हुआ है, तो इनकार कर सकता है ड्रॉई, वो कहता है ना भाई इस पे तो दो नाम आ रहे हैं, मैं किसको पेमेंट करूं, नाम सीधा कराओ पहले। सर उसके बैंक के अलावा से कोई और दोबारा क्रॉसिंग कर ही नहीं सकता? बिल्कुल ऐसे ही है, बैंक किस तरह कर नहीं सकता, लेकिन कोई कागज पकड़ के लिख के कह दे देखो कर दिया, लीगली नहीं कर सकता ना, कागज पे वैसे तो कोई भी कर सकता है, तो कोई भी अगर दो बैंकों के नाम लिख के आपके पास आ जाएगी जी इसको वो कर दें, क्लियर कर दें, तो आप कहेंगे नहीं, ड्रॉई इनकार कर सकता है। ये तीनों ड्रॉई से रिलेटेड पॉइंट है कि ड्रॉई इनकार कर सकता है। इसी तरह से अगले जो पॉइंट्स हैं वो कलेक्टिंग बैंकर से रिलेटेड है।
जी, ये भाई कुछ कहना चाहते सर हैं। अगर दोनों बैंक ही इनकार करते हैं तो फिर वो चेक void हो जाएगा। हाँ, जाहिर है, असल में देखें इस वक्त इनकार किसने करना है, जिसने पे करना है, वो दो बैंक नहीं है। पे किसने करना है, ड्रॉई ने। इस वक्त ड्रॉई की बात हो रही है, नाम लिखे हुए दो और बैंकों के, ड्रॉई के पास आया, उसने कहा दो बैंकों के नाम क्यों लिखे, मैं नहीं कर रहा पे। हाँ, लेकिन अगर एक बैंक का नाम लिखो और उसने ही वहां अपना ठप्पा लगा के एक और बैंक का नाम लिखो तो फिर वो उसको कर देगा। तो इस वक्त ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि ड्रॉई चेक के साथ क्या क्या कर सकते। डन, ठीक है। चूंकि ये पॉइंट जरा पेचीदा हो गए और आप लोगों की घबराहटें भी बढ़ती जाती हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं क्योंकि समझ समझ के आगे चलना है। तो यहां तक बात क्लियर है। कल कहानी को इंशाल्लाह ताला यहीं से आगे बढ़ाते हैं, इसको खत्म करके चैप्टर 1 में एंट्री देते हैं, बल्कि इसको खत्म करके इसके पास पेपर भी देख लेंगे। मुझे चैप्टर 1 में नहीं जाने देंगे, नहीं, पहले चैप्टर 1 में जाएंगे, आखिरी 5 मिनट में पास पेपर देखेंगे। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। बच्चों ने घड़ी भी आगे करा दी है।